एक बड़ा और सुंदर वन था जिसकी हुकूमत एक धवल राज के हाथ में था। धवल राज के पड़ोस में एक राज्य था और उस राज्य का राजा सूर्य प्रताप था जो अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। महामंत्री चंद्रपाल, क्या तुमको ज्ञात है कि हमारे जंगल का विस्तार कितना है और हमारे आसपास कौन कौन से राज्य बड़े हैं जो विस्तार में हमसे ज्यादा हैं? महाराज, इसके बारे में तो हमको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में एक विशेष रूपकार है जिन्होंने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों का चित्र बनाकर उनकी रूपरेखाएं तैयार की हैं। उनको ज्ञात है कि कौन सा राज्य बड़ा है और कौन छोटा है और हमारा राज्य किन किन से बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो महामंत्री उस रूपकार को पेश करो। और थोड़ी देर के बाद वो रूपकार वहां पर आया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझको याद किया? हाँ रूपकार, तुम ये देखकर बताओ कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे बड़ा किन किन का राज्य है और हमारा राज्य किन किन से छोटा है, शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य हैं और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन कौन से है वो 3 राज्य? महाराज, सबसे पहले तो मणिपुर देश आता है जिसको मणि के नाम से जाना जाता है और मणिपुर के राजा इस समय अग्निवीर हैं। और दूसरे नंबर पर देश है पंचन नगरी और उसका राजा है बलदेव। और तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण और उसका राजा है धवल राज। ठीक है, तो रूपकार तुम जा सकते हो। और रूपकार वहां से चला गया। फिर सूर्य प्रताप के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं, तो क्यों ना हम अपने जंगल का क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे हमारे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि हमारे राज्य को पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। अग्निवीर और बलदेव जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़े ही है और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो धवलराज है जिसको युद्ध में हराना असंभव है। अग्निवीर और बलदेव से भी ज्यादा खतरनाक धवलराज है, ये क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जब युद्ध करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर धवलराज को सबसे अंत में देखा जाएगा। पहले अग्निवीर और बलदेव से युद्ध किया जाए। और सूर्य प्रताप अग्निवीर से युद्ध करने के लिए चला जाता है और सूर्य प्रताप को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ अग्निवीर, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठा है तू? छुप कर तो वो बैठते हैं सूर्य प्रताप जिनकी हड्डियों में खून के जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? ठीक है, तो फिर अग्निवीर, ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है सूर्य प्रताप, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। हो जाओ तैयार। इतना बोलकर सूर्य प्रताप ने अग्निवीर के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी और सूर्य प्रताप ने अग्निवीर को पराजित कर दिया और अग्निवीर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। सच में अग्निवीर की हड्डियों में पानी ही भरा था, तभी तो दुम दबाकर भाग गया। महामंत्री, अग्निवीर के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब बलदेव को देखते हैं। अग्निवीर के राज्य को अपने राज्य में मिलाने के बाद सूर्य प्रताप का हौसला और भी बढ़ गया। अब उसकी नजर पंचन नगरी पर थी जहाँ का राजा बलदेव था। महामंत्री चंद्रपाल, अब समय आ गया है कि बलदेव को भी पराजित किया जाए। सेना को तैयार करो, हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। जैसा आदेश महाराज। और शीघ्र ही सूर्य प्रताप अपनी सेना के साथ पंचन नगरी की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उसने बलदेव को ललकारा। अरे ओ बलदेव, बाहर निकल और युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज तेरे राज्य का भाग्य बदलने वाला है। सूर्य प्रताप, तुमने अग्निवीर को हराया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अजय हो। ये पंचन नगरी है, यहाँ से कोई भी आक्रमणकारी खाली हाथ नहीं लौटता। बातें कम और तलवार ज्यादा चलाओ बलदेव। इतना कहते ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बलदेव अत्यंत शक्तिशाली था और उसने सूर्य प्रताप को कड़ी टक्कर दी। महाराज सावधान, बलदेव बहुत बलवान है। लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। अंततः सूर्य प्रताप ने पूरी शक्ति लगाकर बलदेव को परास्त कर दिया। बलदेव घायल अवस्था में पीछे हट गया
और अपनी शेष सेना को लेकर वहां से चला गया। एक और विजय, अब हमारा राज्य और भी विशाल हो गया है। चंद्रपाल के मन में फिर भी चिंता थी। महाराज, अब केवल स्वर्ण राज्य शेष है और वहां का राजा धवल राज है। उससे युद्ध करना आसान नहीं होगा। अब जब 2 राज्यों को जीत लिया है तो तीसरा भी जीत लेंगे। थोड़ा आराम करते हैं, लड़ते लड़ते थक गए हैं। मीनू गुप्तचर ने धवल राज को सूचना दी। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है। हम जानते हैं मीनू गुप्तचर, सूर्य प्रताप ने अग्निवीर और बलदेव को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है। अब वो क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है और हम प्रथम स्थान पर हैं। वह हमको भी पराजित करके हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। यही सूचना लेकर आई हो ना तुम? हाँ महाराज, अब तो पहले से ही जानते हैं। महामंत्री राम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। सूर्य प्रताप सेना लेकर युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने भाई श्याम को शीघ्र बुलवाओ। श्याम दरबार में आया। देखो श्याम और राम, कल सुबह सूर्य प्रताप आक्रमण करने आ रहा है। उससे वार्तालाप तो हम करेंगे और जब भी वो चुनौती दे तो तुम दोनों को हमारा आदेश मिलते ही उस पर आक्रमण कर देना है। अगली सुबह सूर्य प्रताप धवल राज के पास पहुंचा। धवल राज, आज हम तुमको पराजित करके अपना सपना साकार कर लेंगे। क्यों नहीं सूर्य प्रताप? महामंत्री श्याम और राम, जरा सूर्य प्रताप को भुजाओं का पराक्रम तो दिखाना। अरे राजा धवलराज, क्या तुम मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे जो इन 2 पहलवानों को लेकर आए हो? राजा राजा से ही युद्ध करेगा। सूर्य प्रताप, अगर तुमने हमारे इन बहादुर सेनापतियों को हरा दिया तो हम अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। श्याम और राम, उठाकर जंगल से बाहर फेंक दो इस कचरे को। राम और श्याम ने सूर्य प्रताप को उसकी सबक सिखाया। पिटाई के बाद सूर्य प्रताप वहां से भाग गया। नहीं महामंत्री, तुम ठीक कहते थे। उसने स्वयं मुझसे युद्ध नहीं किया, बल्कि उसने राम और श्याम को मेरे विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा और उन दोनों ने मिलकर मेरी अक्ल ठिकाने लगा दी। मैंने आपको पहले ही कहा था, धवल राज को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब राज्य का विस्तार करने का आपका सपना केवल सपना ही बनकर रह जाएगा। नहीं महामंत्री, सपना नहीं, इसे हकीकत बनाकर दिखाएंगे। बल से नहीं, अब छल से काम करेंगे। बस देखते जाइए हम क्या करते हैं। महाराज, अब तो वह भगोड़ा सूर्य प्रताप हमारे जंगल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसी बात नहीं है महामंत्री, तुम अभी सूर्य प्रताप को नहीं जानते हो। वो बहुत शातिर राजा है। वो बल से हार गया, हो सकता है कल को छल करने को उतर जाए। महामंत्री चंद्रपाल, मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है महाराज? जरा हमें भी बताइए। हम धवल राज को हरा सकते हैं उस योजना से। हाँ, ये उपाय से धवल राज को हरा सकते हैं। ध्यान से सुनना। योजना बता देता है और एक छोटी बकरी का शिकार करके धवल राज के घर के पास हड्डी छोड़ देता है और वापस अपने घर आ जाता है। अरे महामंत्री, हमारे घर के सामने किसने इन हड्डियों को डाला है? महाराज, मेरा बेटा कल शाम से नहीं मिल रहा है। महाराज, ये कंकाल तो मेरे बेटे का लग रहा है। कौन हो सकता है जिसने मेरे बेटे को खाया? तभी रास्ते में उसे सूर्य प्रताप का महामंत्री चंद्रपाल मिला। अरे बकरी, तुम दुखी होकर कहाँ जा रही हो? हड्डियां अगर राजा के पास मिली हैं, तो तुम्हारे राजा ने ही उसको मारा होगा। वह राजा अब मांसाहारी हो गया है। जंगल में बात फैल गई कि धवलराज बकरा मांस खाता है। धवलराज महाराज, पूरा जंगल जानता है तुम अपनी ही प्रजा का मांस खाते हो। अब तो तुम इस जंगल से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी प्रजा के साथ मिलकर तुमको मार दूंगा। सूर्य प्रताप, तुमको राजा नहीं, तुमको तो किसी सर्कस में होना चाहिए था। तुम्हारी हरकतें जोकर जैसी है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे दरवाजे के सामने वो हड्डियां तुमने ही डाली थी। इसमें छल की क्या बात हो गई? तुम्हारे ही दरवाजे के सामने उसकी हड्डियां मिली थी। सूर्य प्रताप, तुमने कभी सीसीटीवी कैमरे का नाम सुना है? मैंने अपने जंगल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। एक कैमरा मेरे दरवाजे के ऊपर लगा है, जिसमें तुम साफ साफ दिख रहे हो कि हड्डियां तुमने ही डाली थी। और जहाँ शिकार किया था वहाँ भी कैमरा लगा था।
धवलराज ने वीडियो दिखा दी। सूर्य प्रताप पकड़ा गया। महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी एडवांस हो चुके हो। कृपया करके मुझे जीवन दान दे दो। शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। अगर दोबारा इस जंगल की तरफ देखा तो सीधा यमराज के पास पहुंचा देंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। सूर्य प्रताप दुम दबाकर भाग गया और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हैप्पी कहानी टून्स को जरूर सब्सक्राइब करें।